My dollars make it hurt. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th ह्यूमैनिटीज़। कैसे हो यार आप लोग? आई होप आप लोग सेफ होगे, अभी भी प्रिकॉशन ले रहे होगे, क्योंकि यार केस काफ़ी कम हो चुके हैं, बट स्टिल वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिली। ठीक है, तो यार आज का सेशन चालू करते हैं। आज हम बात कर रहे होंगे कि जो तुम्हारी बेस बुक है एनसीईआरटी, उसको हम कैसे रीड करें कि उसमें जितनी चीज़ें लिखी हुई है हमको एक एक चीज़ें समझ आ रही हों। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे होंगे कि हम एनसीईआरटी को कितना अच्छे तरीके से, कितना एफिशिएंटली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं यार। मेक श्योर तुम इन प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर रहे हो, जो कि यहीं पे पोल डला हुआ था, उस बेसिस पे तुम्हारा ये वीडियो आ रहा है। इसके बाद तुम्हारा एक और टॉपिक था जो उसी पोल में था, नेक्स्ट वीडियो उस पर कर लेंगे। ठीक है, तो यार और तुमको बेस्ट क्वालिटी नोट्स कहाँ से मिल रहे होंगे? पढ़ले.इन पे जाओ, तुमको सारे जितने चैप्टर है उन सब के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सोल्यूशन सब मिल रहे होंगे एक जगह पे। ठीक है, तो मेक श्योर तुम यहाँ पे चेकआउट कर रहे हो चीज़ों को। तो यार चालू करते हैं। सबसे पहले यार कुछ ऐसी बातें करते हैं जो एनसीईआरटी के बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह फैली हुई है। मिथ्स अबाउट एनसीईआरटी। ठीक है, तो क्या क्या मिथ्स हैं भाई? एनसीईआरटी इज़ बोरिंग। सबसे पहला मिथ होता है एनसीईआरटी बोरिंग है, पर ये सही बात है क्या? नहीं यार, एनसीईआरटी तुम्हारी सबसे इंटरेस्टिंग बुक है। नहीं भैया, हमको तो ऐसा नहीं लगता। तुमको ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम उसको इतने इंटरेस्ट से पढ़ते ही नहीं हो। बोरिंग बुक्स कौन सी होती हैं? जो तुम्हारी गाइड बुक्स होती हैं, जो तुम्हारी ऐसे रेफरेंस होती है जिनमें सिर्फ डेफिनेशन, डेट्स वगैरह ये सब लिखी रहती हैं। तो यार उनसे बोरिंग क्या कौन सी बुक होगी? वो सिर्फ तुमको डेट्स बता रही हैं। अगर तुमको याद करने के मोटिव से तुम पढ़ रहे हो उस चीज़ को, तो तुमको याद हो जाएगी, लेकिन तुम भूल जाओगे 10 दिन बाद। एनसीईआरटी में जो लिखा रहता है ना, वो हर एक चैप्टर की अपनी एक जर्नी होती है। तुम्हारे एक क्वेश्चन से तुम्हारा चैप्टर चालू होता है और आखिरी में चैप्टर के तुम ख़त्म करते करते तुम उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हो। ठीक है, तो यार एनसीईआरटी इज़ बोरिंग, ये चीज़ सोचना भूल जाओ। तुम अगर मन में भी अगर ये चीज़ सोचना छोड़ दोगे तो एनसीईआरटी अपने आप इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। और यार एनसीईआरटी तुम्हारी इंटरेस्टिंग है, बस ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे फैक्ट्स बोल रहे हैं, ये तुम्हारे टॉपर्स बोल रहे हैं। ठीक है, और इनसफिशिएंट कंटेंट, तो यार तुम किस लेवल पे बात कर रहे हो? इनसफिशिएंट कंटेंट कहीं से नहीं है एनसीईआरटी पे। हाँ, कुछ जगह पे तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगती है, तो उसके लिए यार हमने लेक्चर्स बना के रखे हैं, उस चीज़ के लिए लेक्चर देखो। ठीक है, तो अगर तुमको कुछ टॉपिक नहीं समझ आता, बस वहाँ पे तुम अलग से तुम कोई रेफरेंस ले सकते हो, अलग से कोई वीडियो देख सकते हो। नहीं तो तुम्हारे जो नॉर्मल लेक्चर्स हैं वो तुम्हारे लिए काफ़ी होते हैं, जो तुम्हारी नॉर्मल एनसीईआरटी है वो तुम्हारे लिए काफ़ी होती है यार। ठीक है, और टफ लैंग्वेज, ये सबसे बड़ा मिथ है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत टफ है, इससे ये हमको समझ नहीं आती, हमको इजी लैंग्वेज चाहिए। तो यार सबसे इजी लैंग्वेज तुम्हारी एनसीईआरटी की होती है। अगर तुमको टफ लैंग्वेज समझना है कि क्या होती है, तो तुम न्यूज़पेपर उठाओ और थोड़े अच्छे वाले उठाना, द हिंदू वगैरह उठाना, उसके एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश करना। मैंने तुमको पहले भी बोला था, तुमको समझ में आएगा भाई कि जो लैंग्वेज टफ होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो यार एनसीईआरटी की लैंग्वेज काफ़ी इजी है। और अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो अपना जो तुम्हारा लैंग्वेज का लेवल है उसको इम्प्रूव करो, अपनी लैंग्वेज को पे थोड़ा वर्क करो। ठीक है, कि कम से कम तुमको एनसीईआरटी अच्छे से समझ आ रही हो। ठीक है, अगली चीज़, व्हाट नॉट टू डू। तुम जब पढ़ाई कर रहे हो, जब तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर तुम कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो नॉर्मल, तो तुमको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ भाई, ये हिंदी में लिख के रखी, क्योंकि ये सबसे जल्दी दिमाग में चढ़ेगी तुम्हारे। लेट के मत पढ़ो। ये मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ, ये जितने तुम यूट्यूब पे कहीं पे भी देख लो, तुमको ये एडवाइस सबको ही दे रहे होंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट एडवाइस है। क्यों? तुम लेट के पढ़ोगे, तुमको 10-15 मिनट बाद नींद आने लगेगी। ठीक है, और यार ये फैक्ट है, क्योंकि तुम लेट के उतना कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ते। तुम्हारी जो बॉडी है वो धीरे धीरे तुम्हारे नींद की तरफ जाने लगती है इस तरीके से। ठीक है, तो मेक श्योर तुम लेट के नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हारे पास तुम्हारा स्टडी टेबल है, एक चेयर है, नहीं तो कम से कम तुम्हारा एक स्टडी टेबल है कि तुम बेड में बैठ के तुम अपने टेबल पे रख के चीज़ों को पढ़ रहे हो। यार लेट के पढ़ना अवॉइड किया करो। ठीक है, तुम 15-20 मिनट बाद सो जाओगे, और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। ठीक है, तो लेट के तुम नहीं पढ़ोगे। दूसरी चीज़, रीडिंग हाफ टॉपिक। ये क्या बोल रहे हो भैया? जो तुम्हारे टॉपिक्स होते हैं एनसीईआरटी तुम खोलोगे, तो मैं नहीं बोल रहा कि तुम पूरा एक चैप्टर 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में निपटा दो, लेकिन यार कोई तुम एक टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो मेक श्योर तुम उस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम टॉपिक आधा छोड़ोगे ना, तो तुम अगली बार जब पढ़ने बैठोगे तो तुमको वो टॉपिक वापस से पूरा करना पड़ेगा। तो तुम्हारा पहले का जो टाइम था, जो तुमने इन्वेस्ट किया था आधे टॉपिक में, पूरा वेस्ट हो जाएगा। और वो तुम्हारा आधा टॉपिक तुमको याद रहेगा क्या? नहीं भाई, नहीं याद रहता, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना इस तरह फंक्शन करता है कि जो तुमने उसको, जिस चीज़ को तुमने रिवाइज नहीं किया है, वो धीरे धीरे भूलते चले जाता है वो दिमाग। ठीक है,
तो यार मेक श्योर तुम आधा टॉपिक नहीं पढ़ रहे होगे, तुम कम से कम एक टॉपिक को पढ़ रहे होगे पूरा और उसको बार बार रिवाइज कर रहे होगे। रिवीजन पे हम आगे आएंगे। अवॉइड बॉक्स एंड कार्टून्स। तुम क्या करते हो जब तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो, स्पेसिफिकली तुम जब सोशल साइंस जो तुम ह्यूमैनिटीज़ की एनसीईआरटीज़ पढ़ते हो तो तुम बॉक्स छोड़ देते हो, जो कार्टून होते हैं वो छोड़ देते हो। लेकिन यार तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ही वो डाले जाते हैं। और बॉक्स में तुम क्या चीज़ लिखते हो जो इंपॉर्टेंट होती है, तो यार वो चीज़ तुमको अवॉइड नहीं करनी है। तुम एनसीईआरटी में जो जो लिखा है, ठीक है, तुम हर एक चीज़ पढ़ रहे होगे। यहाँ तक कि तुम्हारा जो स्टार्टिंग का पेज होता है एनसीईआरटी का, उसमें भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लिखा रहता है। जैसे तो कभी तुम्हारा प्रीएम्बल हो गया, कभी तुम्हारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, तो ये सब लिखी रहती हैं। तो ये सब तुम्हारे लिए रेलेवेंट हैं, ठीक है। तो मेक श्योर तुम ये बॉक्सेस को अवॉइड नहीं कर रहे हो। कार्टून मैंने आगे भी एग्जाम्पल दिया है तुमको कि कार्टून कैसे चीज़ों को बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करता है, और कार्टून से तुमको चीज़ें याद रहती हैं काफ़ी टाइम तक, ठीक है। ये तुम्हारे कार्टून का एक बहुत बड़ा लॉजिक था। और एनसीईआरटी को पीडीएफ में अगर तुम एनसीईआरटी को पीडीएफ में पढ़ रहे हो तो यार अगेन ये तुम्हारी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि यार हाँ अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि सबके पास एनसीईआरटी अवेलेबल हो, बट अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम एक फिजिकल बुक लो या पीडीएफ लो, तो यार ऑलवेज गो फॉर अ फिजिकल बुक, क्योंकि वो तुम्हारी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। पीडीएफ साथ में रहता है यार, लेकिन वो वाली फील नहीं आती है। तो यार तुम मेक श्योर करो तुम्हारे पास एक एनसीईआरटी बुक है, एक फिजिकल कॉपी, क्योंकि उससे पढ़ने का काफ़ी अलग ही सिग्निफिकेंस होता है। और इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स है, तुम नेट पे चाहो तो सर्च कर सकते हो, ठीक है। और आखिरी चीज़ भाई, एस्केप फ्रॉम रिविजन्स। अगर तुमने ये गलती की तो अगर तुमने एक चैप्टर को कितना भी अच्छे से पढ़ा है, वो तुमको कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि तुम अगर रिविज़न से भाग रहे हो तो तुम वो चीज़ कभी रिवाइज नहीं कर रहे हो। और हमारा ब्रेन दो ही चीज़ें याद रखता है, जो कि हम बार बार सुन रहे हैं, जो कि हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं, या फिर जो बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने वाले बच्चे तो तुम हो नहीं, तो तुमको एकदम नॉलेज गेन करके पढ़ना है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है, ठीक है। मैंने कार्टून बोला था, कार्टून क्यों इंपॉर्टेंट है। ये देखो, यहाँ पे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और ये पीछे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। There is no council of minister without prime minister. This cartoon shows how literally the prime minister leads the council of minister. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या बताया है कि प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, उनके बिना कोई तुम्हारे पार्लियामेंट में घुस भी नहीं रहा, तो ये तुमको वो पूरा जिस्ट याद रहे ना रहे, तुमको ये कार्टून याद रहेगा, ठीक है। इसलिए तुम कार्टून अवॉइड नहीं करोगे अब से। जो तुम्हारे एनसीईआरटी में कार्टून रहते हैं, खास करके तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस में, तो यार वहाँ पे तुमको इन चीज़ों का रिलेवेंस जब तुम पढ़ोगे ना तब तुमको समझ आएगा। तो मेक श्योर तुम इनको अवॉइड नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब तुमको रीडिंग करते टाइम, मेन टॉपिक तो यही था ना कि एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है मोस्ट एफिशिएंटली। तो तुमको रीडिंग के टाइम पे क्या चीज़ें चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, जिसके बिना तुम्हारी रीडिंग चालू नहीं हो सकती, एक पेंसिल, एक डिक्शनरी, ठीक है। अब डिक्शनरी तुम्हारे पास एक फिजिकल हो या मोबाइल पे हो। अगर मोबाइल पे तुमको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तुम्हारा, तुम बार बार वहाँ पे इंस्टाग्राम यूट्यूब नहीं खोलते हो, तो मोबाइल ठीक है। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा यार एक फिजिकल कॉपी रखना डिक्शनरी की, क्योंकि तुम जिस एज ग्रुप में हो ना, उस टाइम पे तुम मोबाइल में डिक्शनरी से ज़्यादा तुम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप खोलोगे, ठीक है। तो मेक श्योर तुम्हारे पास एक पेंसिल है, एक डिक्शनरी है, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है मैं आगे आ रहा हूँगा। एक रेड पेन है, मतलब ये ऑप्शनल है, लेकिन यार ट्राई करो रहे तुम्हारे पास। मैं तुमको आगे दिखाऊंगा भी कि कैसे हाईलाइट करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मेक श्योर तुम्हारे पास एक रेड पेन हो। और यार ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है हाइलाइटर का, कई लोग को पसंद आता है, कई लोग को बिल्कुल नहीं पसंद आता है। तो तुम देख लेना तुम किस कैटेगरी हो। मैं उस कैटेगरी में हूँ यार कि मुझे हाइलाइटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो मैं हाइलाइटर वाला पर्सन हूँ। तुम देख लो तुम्हारा क्या रोल है। पेंसिल से हम क्या कर रहे होंगे, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे हम हाईलाइट कर रहे होंगे। डिक्शनरी तुमको पता है कि तुमको कोई भी डिफिकल्ट वर्ड लगे तो तुम उसको वहाँ पे छोड़ोगे नहीं, तुम उसका मीनिंग ज़रूर देख रहे होगे, क्योंकि तभी तुमको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। और तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस, तुम्हारे ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएंगी, ठीक है। और रेड पेन का क्या सिग्निफिकेंस है, स्पेसिफिकली रेड, तुम जब कोई भी वर्ड जो तुम डिक्शनरी में देखोगे उसकी मीनिंग तुम रेड कलर से पेन से लिख रहे होगे। रेड कलर क्यों, क्योंकि यार रेड कलर आँख में सबसे जल्दी दिखता है, ठीक है। उसका एक साइंटिफिक रीज़न है, मैं उसमें नहीं घुसूंगा। अब आगे देखो, एक चीज़ और तुमको करनी है यार कि तुम फोकस कर रहे हो ओवरव्यू और सब हेडिंग में। तुम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम देखो तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस में, तुम्हारे ज्योग्राफी में, तुम कोई भी सब्जेक्ट ले लो, तुम्हारे हिस्ट्री में,
तुम कभी भी पढ़ने बैठो तो उसमें पहले तुम्हारे चैप्टर का ओवरव्यू दिया रहता है, ठीक है। तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस में ये दिखाता है कि तुम्हारे चैप्टर में तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो, ज्योग्राफी में तुम्हारे यूनिट के पहले एक ओवरव्यू दिया रहता है कि तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो यार इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया करो, इन चीज़ों को पढ़ा करो, इन सब से इंटरेस्ट डेवलप होता है, ठीक है, कि तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो, कैसे पढ़ने वाले हो। तो मेक श्योर तुम इन चीज़ों को पढ़ रहे हो, और तुम्हारा चैप्टर चालू करने से पहले एक बार तुम जितनी भी सब हेडिंग हैं उन पे एक बार नज़र मार लिया करो यार, क्योंकि बेसिक चीज़ें तुमको समझ आती हैं, मैक्सिमम चीज़ें तुमको समझ आ रही होगी, फॉर्मेशन ऑफ मून, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तुमको समझ आ रहा होगा कि क्या नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जैसे रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो गया, जो भी मतलब जितने भी टॉपिक हैं। तो इन सबको तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप होगा, तुम्हारी जिज्ञासा डेवलप होगी कि इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं तुम जब भी हेडिंग देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन अपने आप फोकस करने लगता है कि इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुम क्यूरियस होगे, तुम जानना चाहोगे कि उस चैप्टर में, उस टॉपिक में क्या होगा। तो मेक श्योर तुम हेडिंग और सब हेडिंग में एक बार तुम चैप्टर चालू करने से पहले देख रहे हो, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन, भाई इतना सब बता दिया भैया, लेकिन करना कैसे है, थोड़ा मतलब उस चीज़ पे भी तो बताओ। आपने बता दिया क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मिथ्स है, लेकिन करना कैसे है। तो अब देखो करना कैसे है। ये मैंने यार 2 चीज़ें बताई है, पहले ये चीज़ें तुमको नहीं करना है इस टाइप से। अब यार ये वो लोग हैं जो तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी को रंग देते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने पूरी एनसीईआरटी रंग दी है। तो यार तुम इस तरह पढ़ो या बिना हाईलाइट किए पढ़ो, एक ही चीज़ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो तुमको इस टाइप से नहीं करना है। शुरू में ये गलती सब करते हैं, ये मैंने भी की थी ये गलतियाँ, लेकिन यार तुम ना करो, इसलिए तुमको पहले से ही बता रहे हैं हम लोग कि इस टाइप से तुम नहीं करोगे। क्या नहीं करना है कि हर एक लाइन हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पर्सन हो गए उनको हाईलाइट कर दिया, तो यार तुम इस टाइप से नहीं कर रहे होगे हाईलाइट। तुम कैसे कर रहे होगे वो ये देखो, ठीक है। ये देखो दोनों में तुमको फ़र्क दिख रहा होगा, इसमें पूरा हाईलाइटेड है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग दी हुई है चीज़ों की, ठीक है। कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अलग से हाईलाइटेड है। बाकी जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैं फ्रेज़ बोलूँगा, जो तुम्हारे फ्रेज़ हैं वो अलग से प्रॉपर हाईलाइट है। चलो एक बार पढ़ के देखो। यहाँ पे डू यू नो वाला पार्ट यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट करने लायक था नहीं, इसलिए किया नहीं, ठीक है। अब थोड़ा देखो, यहाँ पे देखो हाईलाइट करने लायक क्या क्या था। अर्ली थ्योरीज में क्या था तुम्हारा, अ लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब कई लोग को नहीं समझ आता, तो मैंने लिख लिया था यार इसका मतलब होता है परिकल्पना। जब भी तुमको मतलब नहीं समझ आए ना यार, उसको हिंदी में लिख लिया करो, सबसे ज़्यादा समझ आता है। और परिकल्पना भी नहीं समझ आए तो अनुमान सबको पता होता है कि अनुमान लगाना किसी चीज़ का, तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना। पुट फॉर बाय द डिफरेंट फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट, तुम वो चीज़ हाईलाइट नहीं कर रहे होगे जो एक नॉर्मल क्रक्स होता है चैप्टर का, मतलब तुमको ये चीज़ पता होगी। अर्ली थ्योरीज पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी हाइपोथेसिस रखी, तो ये चीज़ मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट, ठीक है, मैथमेटिशियन लाप्लास, रिवाइज इन ये 1796। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे 2 इंपॉर्टेंट नाम हैं, ठीक है, और उन्होंने क्या किया था 1976 में रिवाइज किया था थ्योरी को, ठीक है। इट इज़ नोन एज नेबुलर हाइपोथेसिस, तो मैंने नेबुलर हाइपोथेसिस को अंडरलाइन किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और मेरे को नेबुलर का मीनिंग नहीं पता था, तो मैंने इसको नंबर 2 दिया। यहाँ पे नंबर 1 मीनिंग थी, यहाँ पे नंबर 2 दिया मैंने, और इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो यार मुझे साफ दिख रहा होगा, जैसे रेड कलर का मैंने तुमको सिग्निफिकेंस बताया था, यहाँ पे ये रेड कलर दिख गया, और मुझे 2 नंबर मैंने डाला था तो यहाँ पे दिख गया। अ क्लाउड ऑफ डस्ट इन आउटर सरफेस, तो ये तुम्हारा क्लाउड ऑफ डस्ट होता है आउटर सरफेस में, मतलब अर्थ के बाहर जो सरफेस होता है। ये चैप्टर पढ़ा हुआ है यार तुम्हारा, मैंने ही पढ़ाया है, बस इसको हम एक बार रिवाइज करके देख रहे हैं, ठीक है। तो वही है। अब आगे देखो, द हाइपोथेसिस कंसिडर दैट द प्लैनेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या क्या किया हूँ, बस मैं अगर अंडरलाइन भी पढ़ूँ तुमको चीज़ें समझ आ रही होगी। प्लैनेट्स फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड, मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन। अगर तुमने पढ़ा है तुमको ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, तुम पढ़ते जाओ और कभी भी पूरा हाईलाइट नहीं मत करो, बस तुम फ्रेज में हाईलाइट करो। जैसे प्लैनेट्स थे, क्या हुआ उनके साथ, फॉर्म्ड आउट ऑफ क्लाउड, ठीक है, क्लाउडी मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन। तो ये तुम्हारा कंप्लीट कर रहा है नेबुलर हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो कभी भी पूरा अंडरलाइन नहीं करोगे। और यहाँ पे भी देखो मैंने गैप डाला है, ठीक है। तो ये तुम्हारे अलग अलग फ्रेज हैं जो जुड़ जाएंगे, ये तुम्हारी कुछ नहीं। अगर तुम इनको नोट्स बनाने जाओगे ना तो तुम इनको पॉइंट्स में लिख रहे होगे। तुम मेरे भी अगर नोट्स देखोगे तो ये सब पॉइंट्स में दिए हुए हैं, ठीक है। फिर लेटर इन 1900 कैम्बरलेन एंड मॉल्टन, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1900 कैम्बरलेन एंड को भी मैंने नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने मॉल्टन को किया क्योंकि मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दिख रही हूँ, ठीक है। कंसिडर दैट अ वेंडरिंग स्टार, अब इनकी क्या थ्योरी थी भाई, ये कैम्बरलेन और मॉल्टन की, तो इनकी क्या थ्योरी थी, एक वेंडरिंग स्टार था, उसने क्या किया, अप्रोच द सन। मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहा हूँ, बस मैंने जो हाईलाइट किया मैं वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला,
एज अ रिजल्ट क्या हुआ, अ सिगार शेप्ड एक्सटेंशन निकला, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस, तुम्हारे सोलर सरफेस से सेपरेट होके, सोलर सरफेस मतलब तुम्हारे सन से सेपरेट होके, ठीक है। एज पासिंग स्टार मूव्ड अवे, फिर यह क्या हुआ, कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ये क्या जो मटेरियल था वो कंटिन्यू किया तुम्हारा रिवॉल्व अराउंड द सन। तो मैंने देखो यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं, फ्रेज हैं, लाइन्स भी नहीं, जो फ्रेज है इंपॉर्टेंट सिर्फ उनको अंडरलाइन किया, ठीक है। और जो तुम्हारे एंड और ये जो वर्ड्स है ना, इनको भी अवॉइड करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करो, ठीक है। स्लोली कंडेंस्ड इनटू प्लैनेट, फिर ठीक है, यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट नाम आएंगे, तो ये तुम्हारे नाम हो गए। सपोर्टेड दिस आर्ग्यूमेंट को भी मैंने किया, सपोर्ट कर रहे होंगे तो आर्ग्यूमेंट को ही कर रहे होंगे तुम्हारे, जो तुम, अब ये चीज़ काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाती है कि तुम क्या हाईलाइट कर रहे हो। मैंने बस अपना एक तरीका बताया है कि मैं कैसे कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, कि तुम अपने लिए अपना एक थ्योरी जो भी तुमको करना है तुम वो बना पाओ। अब इसको देखो, हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, फिर बाइनरी थ्योरीज जो हैं ये तुम्हारी डेफिनेशन है, इसके पहले हमने यही देखी पूरी, तो ये बताई होंगी। फिर 1950 में तुम्हारे ऑटोन स्मिथ और कार्ल विस्कर ने तुम्हारे क्या किया, रिवाइज किया नेबुलर हाइपोथेसिस को। तो अब तुम ये पेज देखो अगर ध्यान से, तो तुमको अपने आप इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने आप दिख रही होंगी। मैं पूरा अब नहीं कर रहा हूँ, तुम चाहो तो पढ़ सको। जैसे एक्रीशन का मतलब मुझे नहीं पता था, तो मैंने देखो इस पार्ट का जो डेफिनेशन थी वो इधर लिखी है, और इस पार्ट की जो डेफिनेशन थी वो इधर लिखी है, कि मेरे को ब्राउज करने में मेरे पेज में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। मैं छोटे छोटे मैं अपने तरीके बता रहा हूँ, तुम अपना डेवलप करो, लेकिन ये नहीं करना है तुमको, ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो एक्रीशन की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी सेम थी, तो यहाँ पे मैंने अलग से ऑप्शन डाल दिया यहाँ पे कि दोनों सेम है। तुम इस तरह अपने अपना तरीका बना सकते हो, ये मेरा तरीका था, मुझे काफ़ी एफिशिएंट लगा। ये मैंने कई नेट पे भी ढूंढा था पहले कि क्या तरीके होते हैं, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें उठाई, कुछ अपनी डाली, और तुमको ये फाइनल सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह अगर तुमको एक और पैराग्राफ देखना है कि मतलब लाइव तुम्हारे सामने करके दिखाऊँ, तो ये देख लो, द स्टार फॉर्मेशन, कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद energy was not, sorry, चलो हाईलाइट करो, the distribution of matter and energy was not even in early universe, ठीक है, distribution of matter, ठीक है, और क्या है, not even, यहाँ से मेरे को इतना ही करना है, the initial ये density difference gave rise to difference in gravitational force, ये भी important है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, ये caused matter to get down together, और this form the basis for development of galaxies. A galaxy contains, अब यहाँ पे गैलेक्सी की डेफिनेशन दी हुई है, तो यहाँ पे तुम हाईलाइट कर सकते हो गैलेक्सी को, गैलेक्सी कंटेन्स, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। तो गैलेक्सी क्या होती है, तुम्हारे कलेक्शन ऑफ स्टार्स होती है। यहाँ पे तुमको डेफिनेशन मिल गई, तो अगर तुमको ये चीज़ लिखनी है तो तुम यहाँ पे लिख भी कर सकते हो अंडरलाइन करके, ठीक है, तुम इसको आगे अंडरलाइन करके लिख सकते हो। आगे देखो, गैलेक्सी स्प्रेड ओवर अ वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी, देखो अब डायमीटर ऑफ गैलेक्सीज रेंज फ्रॉम 8000 to 1500 लाइट ईयर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अ गैलेक्सी स्टार्ट फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो गैलेक्सी स्टार्ट एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो ये हाईलाइट कर दिया मैंने। इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला, तो नेबुला का मीनिंग मेरे को नहीं पता, तो नेबुला मैंने ऐसे हाईलाइट किया, और यहाँ पे साइड में मैंने नेबुला की मीनिंग लिख ली। तुम डिक्शनरी में ढूंढ के लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, साइड में लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स क्लम्स ऑफ गैसेस। अब तुमको अगर क्लम्स का मीनिंग नहीं पता तुम ढूंढ सकते हो, मुझे पता है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। दीज क्लम्स ऑफ गैसेस कंटिन्यू टू ग्रो एंड इवन डेंसर gaseous body giving rise to formation of stars. The formation of stars believed to have taken place over 5 to 6 billion year. तो यहाँ पे formation, ठीक है, यहाँ पे सीधे मैं एक एरो बनाऊंगा 5 to 6 billion years ago। ये मेरा तरीका है, अब तुम अपना स्टिल डेवलप कर सकते हो चीज़ों को, तुमको कैसी चीज़ें पसंद आ रही हैं, ठीक है। तो एक लाइट, अब यहाँ पे एक मैंने तुमको बोला था कि बॉक्स अवॉइड नहीं करना, ठीक है, क्यों नहीं करना, देखो यहाँ पे तुम्हारे इस बॉक्स में तुम्हारे लाइट ईयर की पूरी डेफिनेशन गिवन है, तो अगर तुम ये बॉक्स छोड़ते तुम पूरी लाइट ईयर की डेफिनेशन मिस कर जाओगे। हालांकि तुमने मिस नहीं की क्योंकि तुमने हमारा लेक्चर देखा है, तो जिसमें हमने हर चीज़ बताई थी, ठीक है।
तो यार मैंने एक छोटा सा तुमको एग्जांपल दिया, हालांकि मुझे नहीं लगा कि मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट यार ये मेरा तरीका था। तुम अपना तरीका डेवलप करो, इसको पूरी तरीके से कॉपी मत करना, ठीक है, क्योंकि पूरे तरीके से कॉपी करोगे तो तुम उसको मोस्ट एफिशिएंटली तुम अपने लिए अफेक्ट नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो यार तुम अपना तरीका डेवलप करो, बस मैंने एक एग्जांपल दिया था कि तुमको कैसे सोचना है चीज़ों को, ठीक है। तो यार ये छोटा सा वीडियो था, मुझे बताना तुमको कैसा लगा। और यार अगला तुमको क्या वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तुम्हारे जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू हो रहे होंगे, कुछ टाइम बाद कंटिन्यू हो रहे होंगे। तुम्हारा जो लास्ट लेक्चर था उसके तुम्हारे नोट्स जो हैं वो भी डल चुके हैं भाई वेबसाइट पे, ठीक है। तो यार पढ़ते रहो, एंजॉय करो और बाय।